नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम 12वीं कक्षा की अपनी जो राजनीतिक विज्ञान है उसकी दूसरी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का 5th चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन इस पर डिस्कस करेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम 5th चैप्टर पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज कांग्रेसी जो प्रणाली थी उसमें उसको स्थापित करने में क्या क्या चुनौतियां आई और दोबारा से इसका पुनर्स्थापन कैसे हुआ। तो राजनीतिक उत्तराधिकार की सबसे पहली चुनौती जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली। किसकी चुनौती? उत्तराधिकारी की चुनौती। 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई और उसके बाद कांग्रेस का उत्तराधिकारी कौन होगा या प्रधानमंत्री के पद पर अब कौन बैठेगा, इस बात पर भी सवाल खड़े हुए थे। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? असमानता, गरीबी, सांप्रदायवाद, ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर थी और ये और भी ज़्यादा गंभीर लगने लगी जब ये लगा कि अब देश के सामने कोई प्रधानमंत्री ही नहीं बचा। अब यह भय भी बना हुआ था कि कहीं सेना ना राजनीतिकरण में उतर आए। कई देशों में आपने भी देखा होगा कि सैनिक जो होते हैं वो तख्ता पलट कर देते हैं, देश की सरकार को हटाकर अपनी सरकार ले आते हैं और ये डर भी उस टाइम पे बना हुआ था। तो इसी वजह से जो 60 का दशक था, ये 60s का जो टाइम था वो खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे है कि नेहरू के बाद शास्त्री जी को लाया गया, कि लाल बहादुर शास्त्री जी को नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। शास्त्री जी निर्विरोधी एक कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुन लिए गए थे। मतलब बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी थी उनकी, इसलिए उनको निर्विरोध किए उनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये सादगी पसंद नेता थे और इससे पहले ये रेल मंत्री के पद पर रह चुके थे और इन्होंने उस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि एक ट्रेन जो थी, एक रेल जो थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इसी वजह से उनको इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। शास्त्री जी ने 1964 से 66 तक देश के प्रधानमंत्री की कमान संभाली और इस अवधि में ही उन्होंने देश को बहुत अच्छे से संभाला। 62 में भारत को एक युद्ध भी झेलना पड़ा। चीन ने भारत पर हमला कर दिया था और इस समय पे भारत गरीबी की मार भी बहुत ज़्यादा झेल रहा था। 65 में ये भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ। 1962 में चाइना के साथ हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ। इसी वजह से शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने चुनौतियां देखी, उनसे लड़ने का दृढ़ संकल्प भी उनके इस नारे से दिखाई देता है साफ तौर पर। 10 जनवरी 1966 को ये यानी कि शास्त्री जी है जो उनका ताशकंद में अचानक देहांत हो गया। उस समय वो 1965 में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ उसको समाप्ति के लिए पाकिस्तान में गए थे। जो उस समय पे राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उनका नाम है मोहम्मद अयूब खान। उनसे बातचीत करने के लिए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो ताशकंद में उनको उनकी जो है डेथ हो गई और ताशकंद समझौता भी 1965 में ये तभी हुआ था। शास्त्री के बाद कौन आया कांग्रेस की सरकार को संभालने के लिए? इंदिरा गांधी। शास्त्री जी के बाद अब कांग्रेस के सामने फिर से अगेन उत्तराधिकारी का अगेन वही क्वेश्चन उठ खड़ा हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो बेटी थी वो कांग्रेस की पहले अध्यक्ष रह चुकी थी और अब उनको प्रधानमंत्री पद के लिए बुलाया गया। तो शास्त्री जी के समय में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तब इंदिरा गांधी कौन सा पद पर थी? उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री का पद उस टाइम पर संभाला हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के लिए इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई का सामना करना पड़ा। ये मोरारजी देसाई जो थे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ उस समय के नेता रहे थे और कांग्रेस के जो सांसद थे उन्होंने गुप्त मतदान कर इंदिरा गांधी को जो है देश का नया प्रधानमंत्री बना दिया था। तो मोरारजी देसाई का आगे भी उनको फेस करना पड़ा जब कुछ और मुद्दे भी क्रिएट हुए। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे यह सोचकर उन्होंने सब्र कर लिया। मतलब जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तब बड़े बड़े नेताओं ने ये सोच लिया कि अभी वो अनुभवी नहीं है और उनके पास अनुभव की कमी है, लेकिन जब जब भी उनको बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे तो वो हमारे पास ही आएंगी। लेकिन इन फ्यूचर ऐसी चीजें हो नहीं पाई। इंदिरा गांधी ने कठिनाइयों का सामना भी किया और पार्टी पे अपना नेतृत्व भी बढ़ाया और पूरी तरह से नेतृत्व अपना जमाए रखा पार्टी पर। इंदिरा गांधी ने 1966 से 77 और फिर 80 से 84 तक बहुत लंबे समय तक भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री पद पर वो बनी रही। 67, 71 और 80, 1967, 71 और 80 में उन्होंने कुशल नेतृत्व में कांग्रेस को
विजयी बनाया। कौन कौन से नारे उन्होंने दिए, ये सारी उनकी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए की। गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें भारत ने आसान जीत हासिल कर ली और उन्होंने प्रिवी पर्स की भी समाप्ति कर ली। प्रिवी पर्स हम आगे समझेंगे क्या था। ये बहुत बड़े बड़े काम थे जो उन्होंने किए और 31 अक्टूबर 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। तो आम चुनाव, पहले आम चुनाव 1951 में हुए, अब नेहरू जी के बाद 1967 में आम चुनाव होने जा रहे थे। चुनावों का संदर्भ, कांग्रेस जल्दी जल्दी ही अपने 2 प्रधानमंत्री खो चुकी थी और उनके पास कोई तजुर्बा भी नहीं था इलेक्शंस लड़ने का। यानी कि इंदिरा गांधी को अब चुनावों में उतारा गया और प्रधानमंत्री पद उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था, ना उन्होंने इस तरह का कोई इलेक्शन लड़ा था। तो इस समय देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति तो थी ही खराब। इस समय पे मानसून की असफलता की वजह से सूखा पड़ गया, खाद्य संकट उत्पन्न हो गया और जितना भी हमारा विदेशी भंडार था, विदेशी मुद्रा का एक भंडार होता है देश के पास, उसमें भी अब कमी आने लगी और जितना भी हम आर्थिक विकास कर पा रहे थे वो सारे संसाधन सैन्य मदद में लग रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें एक के बाद एक युद्धों का सामना करना पड़ा। निर्यात में कमी हो गई और सैन्य खर्चे बढ़ने लगे। इससे देश की स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। अमेरिका का दबाव भी था। क्यों? क्योंकि रुपया $5 से बढ़कर एकदम $60 हो गया और वस्तुओं की कीमत में तेजी से इजाफा हो गया। वस्तुओं की जो पूर्ति थी उसमें कमी हो गई, बेरोजगारी बढ़ने लगी, दयनीय आर्थिक स्थिति, मतलब देश का हाल पूरी तरह से हर स्थिति में खराब होता जा रहा था। सरकार ने जनता की बदहाली को कानूनी व्यवस्था की कमी होना और सरकार पर ही जो है जनता का गुस्सा फूटने लगा। तो इसमें हमारा अगला पॉइंट है चुनाव का जनादेश। चुनाव के बाद जनता ने क्या अपना डिसीजन लिया। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव हुए 1967 में और ये पहली बार था जब जवाहरलाल नेहरू के बगैर कांग्रेस इलेक्शंस में उतर रही थी। नेहरू की डेथ के बाद बिना इलेक्शंस के ही लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर उनकी डेथ के बाद बिना इलेक्शंस के ही प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी को बिठा दिया गया। अब इलेक्शन का सामना करना था 1967 में और इसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। तो ये एक राजनीतिक भूकंप की संज्ञा इस इंसिडेंट को दी गई। तो ये कौन कौन सी जगह पर हारी? इन सभी 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से हार गई। तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है द्रविड़ मुनेत्र कजगम, इसको पूर्ण बहुमत मिला और ये सरकार सत्ता में आई। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार किसी राज्य में बहुमत ले गई। मतलब ये कांग्रेस का प्रभुत्व अब तक चल रहा था, तो वो प्रभुत्व अब कहीं ना कहीं समाप्त होता दिखाई दे रहा था, जो कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। गैर कांग्रेसवाद, जैसे कि वर्ड से ही समझ आ जाएगा कि कांग्रेस के अगेंस्ट, यानी कि विरोधी दल, जो कांग्रेस के विरोध में थे दल। तो विपक्षी जो खेमा था वो जनता के साथ मिल गया और सरकार का विरोध करने लगा। दलों को अब ये क्या लगने लगा था, जो भी विपक्षी दल थे, कि जब उनके वोट बट जाते हैं तभी कांग्रेस जो है सत्तासीन हो जाती है, मतलब कांग्रेस को सत्ता हर बार मिल जाती है। तो इस बार उन्होंने सारे जो विरोधी दल थे वो एक ही हो गए। उन्हें लग रहा था कि इंदिरा गांधी जो है उसमें अनुभव की कमी है और वो इस अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं राम मनोहर लोहिया, उन्होंने विपक्ष की इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। किस रणनीति को? कि सारे दलों को एक हो जाना चाहिए। अब शुरू हुआ गठबंधन का दौर। 1967 के चुनाव जो थे उसमें गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। इसलिए इन दलों को गठबंधन की सरकार का निर्माण करना पड़ा। जैसे बिहार में एक संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी, जो किस किस को जोड़कर बनी? एक तो एसएसपी और एक पीएसपी को जोड़कर ये सरकार बनी थी। अब गठबंधन आया है तो दल बदल की नीति भी आएगी। 1967 के आम चुनावों के बाद दल बदल की प्रवृत्ति शुरू हो गई। इसके बाद राजनीति में दल बदल के लिए क्या शुरू किया गया? आया राम गया राम का जुमला प्रसिद्ध हो गया। तो आया राम गया राम का जुमला किससे संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप कहेंगे 1967 के इलेक्शन के बाद शुरू हुई दल बदल की नीति का से संबंधित ये जुमला है। कांग्रेस में विभाजन, अब कांग्रेस के अंदर विभाजन शुरू हो गया। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस केंद्र में तो बनी रही, लेकिन इससे ये साफ हो गया था कि कांग्रेस जो है उसको अब इलेक्शंस में हराया भी जा सकता है। अब जो विरोधी दल थे उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। इसके बाद जितने भी राज्य में गैर कांग्रेस की गठबंधन की सरकारें बनी वो ज्यादा समय तक रुक नहीं पाती थी।
पर उन लोगों को उन दलों को इतना ये था अब कि अब वो कांग्रेस को भी इलेक्शंस में हरा सकते हैं और आने वाले चुनावों में वो चुनाव जीत भी सकते हैं। तो जब ये पार्टियां बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती तो उनको दोबारा से गठबंधन करना पड़ता है और सरकार बनानी पड़ती है। लेकिन जब ये गठबंधन वाली सरकार भी नहीं चल पाती तो राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। अब नेक्स्ट ये क्या टर्म है, सिंडिकेट, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। सिंडिकेट का अर्थ समझते हैं पहले। तो सिंडिकेट कौन थे, जो कांग्रेस के अंदर वरिष्ठ नेता थे, उनका ही एक अलग संगठन बना हुआ था। कांग्रेस के अंदर एक और संगठन बना हुआ था वरिष्ठ नेताओं का, जिसको सिंडिकेट कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी को इस ग्रुप से ही प्रॉब्लम थी, ज्यादा चुनौती ये विपक्षी दलों से ज्यादा चुनौती इस दल से ज्यादा थी। तो सिंडिकेट को इंदिरा गांधी से क्या उम्मीद थी कि जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो हम जैसे वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इन्होंने अपना खुद का मुकाम अपनी पार्टी में बना लिया। जो कांग्रेस कार्य समिति है उसका 10 सूत्री कार्यक्रम अपना लिया इंदिरा गांधी ने, जिसमें कौन कौन से कार्य शामिल करे, ये सारे कार्य बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा, राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, इन सभी कार्यों को आवासीय भूखंड देना, ये सारे कार्यक्रम शामिल कर लिए गए। अब नेक्स्ट आ गया राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 में। तो 1969 के समय पे जो तत्कालीन हमारे देश के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई और ये वाला पद जो था वो खाली हो गया। अब नए राष्ट्रपति के चुनाव की आवश्यकता भी थी और कांग्रेस की पार्टी इंदिरा गांधी और सिंडिकेट दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी। सिंडिकेट के नेताओं ने एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और इंदिरा गांधी ने किसको बनाया, जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी को। इस समय इंदिरा ने 14 राष्ट्र बैंक को, जितने भी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई। अब ये प्रीवी पर्स क्या है, प्रीवी पर्स जैसा कि आप जानते हैं भारत में स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों का भारत में विलय किया गया। तो उन रजवाड़ों के जितने भी राजा थे और नवाब थे, सरकार ने ये उनको ये प्रॉमिस किया कि हम उनको उसके बदले में कुछ संपत्ति देंगे। तो ये संपत्ति देना, ये प्रीवी पर्स जो राज भत्ता है सरकार की ओर से, इसकी समाप्ति कर दी गई। तो ये जनप्रिय मुद्दे थे इस टाइम पर, इंदिरा गांधी ने इन पर बहुत अच्छे से काम किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, इनने सिंडिकेट की तरफ से खड़े जो उम्मीदवार थे संजीव रेड्डी को वोट करने के लिए पार्टी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया। वहीं इंदिरा ने यह फैसला लिया कि जो भी फैसला होगा वो पार्टी के विधायक ही लेंगे। इसके बाद संजीव रेड्डी की हार हुई और वीवी गिरी को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली इंदिरा गांधी की जीत हुई। कांग्रेस के जो आधिकारिक उम्मीदवार थे उनकी हार के बाद इस पार्टी का टूटना तय था। तो इसके बाद कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई, एक पुरानी कांग्रेस और एक नई कांग्रेस। कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को निष्कासित कर दिया। 1969 नवंबर में पार्टी दो भागों में टूट गई। कौन कौन सी, पुरानी पार्टी, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। इंदिरा गांधी ने इसे विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में दिखाया देश के सामने और इसे समाजवादी और पुरातन पंथी के बीच की लड़ाई के तौर पर दिखाया गया। तो 1971 में चुनाव हुए और कांग्रेस का पुनर्स्थापन हुआ। अब नई कांग्रेस के रूप में उभर कर सामने आई इंदिरा की कांग्रेस। कांग्रेस के विभाजन से इंदिरा गांधी को अल्पमत का सामना करना पड़ा, वोट तो कम होंगे ही ना। तो डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा अन्य दलों के समर्थन से वह सत्ता में बनी रही। मतलब गठबंधन की राजनीति अब कांग्रेस को भी करनी पड़ी। नई कांग्रेस के लिए चुनाव मुश्किल हो गए और नई कांग्रेस की जो पार्टी थी वो थोड़ी कमजोर बनी। अब जो पुरानी कांग्रेस की तरह यहाँ पर सारे दलों के लोग इसके अंदर सम्मिलित नहीं थे। और अब क्या हुआ कि जितने भी गैर साम्यवाद और गैर कांग्रेसवाद के विपक्षी दल थे, उन्होंने एक अपना ग्रैंड अलायंस बना लिया, एक अलग संगठन बना लिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो नई कांग्रेस है उसकी बात अलग थी। क्यों? क्योंकि एक युवा सोच थी। इन विपक्षी दलों ने क्या नारा दिया, इंदिरा हटाओ, और इसकी एवज में सकारात्मक कार्यक्रम लेकर आई कौन, इंदिरा गांधी। उन्होंने क्या कहा, गरीबी हटाओ, क्योंकि उस वक्त देश गरीबी से जूझ रहा था और हर तरह की व्यथा से जूझ रहा था। तो ये इसको इंदिरा गांधी को इस तरह से देश में जो है देशव्यापी जन समर्थन मिला। इसको कौन किस किस लोगों ने सपोर्ट किया, आदिवासी भूमि, इन सभी महिलाओं आदि ने नई कांग्रेस का समर्थन किया। उसके बाद इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी को 352 सीटों में से 44%
जो वोट है वो हासिल भी हुए। तो इस तरह से क्या हुआ, कांग्रेस की वापसी हुई देश की राजनीति में, और पुरानी कांग्रेस के तत्वों को भी जो नई कांग्रेस है उसने अपने अंदर समाहित रखा। 1971 के तुरंत बाद, चुनावों के तुरंत बाद जो है पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो गया, और ये युद्ध जो है भारत ने जीत लिया। इससे भी इंदिरा गांधी की छवि थोड़ी बेहतर होने लगी लोगों के सामने, लेकिन उसके बावजूद भी जो विकास और आर्थिक स्थिति है वो कमजोर ही बनी हुई थी, जिसकी वजह से जनता और विपक्षी नेताओं को कहने का मौका मिला और विरोध करने का मौका मिला। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना हुई। ये वही समय आ गया कांग्रेस प्रणाली की पार्टी में जो स्वतंत्रता के बाद लोकप्रियता कांग्रेस को मिल रही थी, वही लोकप्रियता अब स्वतंत्रता के बाद वाली अब कांग्रेस को मिलने लगी। अब इसकी कुछ कमजोरियां भी थी। क्या कमजोरियां थी वो? तो पहले कांग्रेस पार्टी में सभी तरह के तनाव और संघर्षों के सहने की क्षमता थी। क्यों? क्योंकि उसमें सभी दलों को एक साथ शामिल करने की गुंजाइश थी। लेकिन जो नई कांग्रेस थी उसमें ये दक्षता नहीं थी। इंदिरा गांधी की जो राजनीतिक स्थिति थी वो अच्छी हुई थी, लेकिन देश की जनता की जो अपेक्षाएं थी वो भी अभी पूरी नहीं हुई थी। उन अपेक्षाओं पर इंदिरा गांधी अभी खरी नहीं उतर पा रही थी। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरह के नोट्स चैप्टर वाइज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं parikshapoint.com। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारा यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।